हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के दूसरे सेक्शन अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। आपको बता दें कि अकाउंटिंग सेक्शन से आपका 32 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीबीटी में। मतलब एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का होता है, जबकि एमपी में आपके 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो ये बहुत से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको आपको नहीं पता होगा। तो इसलिए हम आपके पहला वीडियो जो हम बना रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर में, वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये शब्द अगर आप इनसे परिचित होंगे तो आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा होगी जब आप आगे अकाउंटिंग के कुछ चैप्टर्स आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं ये कौन से शब्द हैं। ये 19 शब्द मैंने कुछ कलेक्ट किए हैं, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो शब्द है वो है बिजनेस। यू नो अबाउट द बिजनेस। बिजनेस वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जिससे कोई भी व्यक्ति प्रॉफिट अर्न करता है कि नहीं। अभी मान लो किसी ने बिजनेस शुरू किया, उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, उसके बिजनेस का कोई फायदा नहीं। तो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। किसी भी चीज को आप सेल करते हो तो वो बिजनेस हो सकती है। बस इतना उसके लिए आपके लिए शर्त होती है कि लगातार वो काम किया जा रहा हो, वो एक्टिविटी लगातार हो रही हो। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बिजनेस। अब बिजनेस के अंदर में 2 चीजें आती है। कॉमर्स, जो बिजनेस कैसे करना है, क्या क्या चीजें होती है, उसमें पढ़ते हैं। दूसरी होती है अकाउंटिंग। जैसे बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं दोस्त, उनको हम अकाउंटिंग के अंदर में पढ़ते हैं, उसको लिखते हैं, उसको मैनेज करते हैं। अकाउंटिंग के अंदर में जितने भी कैश वाली चीजें होती हैं उस सबको। और ये बिजनेस को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो पैसे का अगर घपला हो गया तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अकाउंटिंग बहुत जरूरी है। हम अगले वीडियो में अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे, तभी हम देख लेते हैं कुछ भी ये सब जो शब्द है। दूसरा है कैपिटल। दोस्तों, अगर कैपिटल की इंग्लिश की हिंदी की जाए तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। ठीक है, यहां पे मैं बोलूंगा कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। कैपिटल का मतलब होगा इन्वेस्टमेंट, मतलब वो सारी इन्वेस्टमेंट जो कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस के अंदर करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। और ये कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकती है। कैश के फॉर्म में हो सकती है, आप कैश लगा सकते हो, डायरेक्ट पैसा लगा सकते हो। दूसरा, ये किसी व्हीकल के फॉर्म में हो सकती है, रियल एस्टेट के फॉर्म में हो सकता है। आपने अपनी जमीन अपने बिजनेस में लगा दी, वो आपका कैपिटल है। ठीक है, तो ये कैपिटल्स का मतलब होता है पूंजी। मतलब जो भी आप चीज ने आपने बिजनेस में अपनी जो भी चीज लगाई वो होती है कैपिटल। अब तीसरी चीज की बात करते हैं, एसेट और लायबिलिटी की। एसेट्स क्या होते हैं? दोस्तों, एसेट्स का मतलब होता है कि आपके बिजनेस के अंदर वो सारी चीजें जो आपकी खुद की हैं, व्हिच आर ओन द बिजनेसमैन। ठीक है, मतलब वो सारी चीजें जो बिजनेसमैन की ओन है, मतलब उसकी स्वयं की है, वो उसकी एसेट्स होती हैं। बात समझ में आई? एसेट्स आपके पास है तो आपके जेब में पैसा आएगा। एसेट आपके पास है तो ये आपके लिए पैसा ले आएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज आपकी है। तो अब एसेट में क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? आपके बिजनेस के अंदर आपकी चेयर हो सकती है, आपकी टेबल हो सकती है, आपकी मशीनरी हो सकती है, आपकी गाड़ियां हो सकती है जो आपने उसमें लगाया है। वो सारी चीजें क्या है? आपकी एसेट्स हैं। ठीक है, दूसरी चीजें होती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती हैं सर? लायबिलिटी वो सारी चीजें बिजनेस के अंदर जो आपकी खुद की नहीं है, मतलब एक बिजनेसमैन की नहीं है, वो किसी दूसरे की है, जिसको बिजनेसमैन ने उधार लिया हो, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि जो बिजनेसमैन को किसी को देना हो। ठीक है, वो उसकी लायबिलिटी होती है। हिंदी बोलते हैं देयता या जिम्मेदारी भी होती है। तो लायबिलिटी कभी भी आपकी नहीं होगी। जैसे अभी मैं आपको यही बताऊं कि मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे एक टीचर मिले, बोले भैया तुम पढ़ाने जा रहे हो, चाक तुम्हारे पास नहीं है तो मुझसे चाक ले लो। ठीक, मैंने उनसे चाक ले लिया और मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया। ये मेरी एसेट नहीं है चाक, ये क्या है? ये मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि इसे मुझे उन्हें देना है। ठीक है, तो ये होती है लायबिलिटी और एसेट में, दोनों में अंतर। एसेट हमेशा आपके मनी को बढ़ाएगा।
ठीक है। आपका जो एसेट है हमेशा वो आपके रेवेन्यू को बढ़ाएगा, लायबिलिटी हमेशा आपके रेवेन्यू को घटाएगी। लायबिलिटी का एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे टैक्स पे करना होता है वो लायबिलिटी है। आपने किसी से क्रेडिट लिया है, आपको उसे पैसा देना है, वो भी लायबिलिटी है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम गुड्स की। गुड्स क्या होते हैं, सामान क्या होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि वो सारे मटेरियल्स जिसमें कंपनी डीलिंग करती है। डीलिंग करने का मतलब क्या है, जो चीजें खरीदी और बेची जाती हैं बड़े लेवल पे, उसको हम गुड्स बोलते हैं। जैसे आपकी एक बिजनेस कंपनी है, मेडिसिन की फार्मा कंपनी है, तो आप मेडिसिन बनाओगे तो वो मेडिसिन आपकी गुड्स हुई, क्योंकि आप उसको बेचोगे, खरीदोगे, स्टॉक में रखोगे। ठीक है, तो वो सारे सामान, वो सारे मटेरियल्स जिसको कंपनी खरीदती है, बेचती है, स्टॉक में रखती है, उसको हम बोलते हैं गुड्स। तो ये तीन चीजें इसकी होती हैं। आप परचेज करोगे, आप सेल करोगे, स्टॉक भी रखोगे। जबकि एसेट में क्या होता था, आप परचेज तो करते थे लेकिन उसको स्टॉक में नहीं रखते थे। स्टॉक में जैसे आपके पास एक लैपटॉप है तो आप 2 लैपटॉप स्टॉक में नहीं रखोगे कि चलो काम आएगा बाद में, बट गुड्स हमें स्टॉक में रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये होता है गुड्स। बात करें एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर की, देखो दोनों एक जैसे लगते हैं और दोनों का मतलब होता है खर्चे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर? नाम से आपको देखो थोड़ा सा लगता है कि एक्सपेंस मतलब छोटा खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब बड़ा खर्चा, भारी भारी खर्चे। जैसे क्या, एक्सपेंस का मतलब जैसे आप सैलरी देते हो महीने में या साल में सैलरी देते हो, वो छोटे छोटे खर्चे हैं, वो है एक्सपेंसेस कंपनी के अंदर। एक्सपेंडिचर क्या होता है कि अगर आपने एक बड़ा खर्चा किया, आपने कोई मशीनरी मंगा ली 5 लाख की, 10 लाख की, ठीक है, कंपनी के अंदर, तो वो एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंस से कभी भी एसेट्स नहीं उत्पन्न होते हैं, कभी एसेट्स नहीं आप पैदा कर सकते हैं, जबकि एक्सपेंडिचर से एसेट्स आते हैं। कहने का मतलब एक्सपेंडिचर से आप कोई सामान लेकर के आते हैं, वो एसेट आपका बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटर और क्रेडिटर की। ये इंपॉर्टेंट है साहब, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। डेटर्स और क्रेडिटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है मैंने, इससे आप आसानी से समझ पाओगे। हमेशा याद रखना, डेटर का मतलब होता है देनदार और क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। बात समझ में आई? अब ये कैसे समझना है आपको, ये आप समझ लो कि खुद हो, ये आप ये समझो कि आप खुद हो। मतलब एक बिजनेसमैन है, यही एक बार खुद क्रेडिटर बनेगा, एक बार खुद डेटर बनेगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक बिजनेसमैन एक सप्लायर से सामान को लेता है, एक बिजनेसमैन एक सप्लायर से सामान को लेता है, तुरंत पैसा नहीं देता है, मतलब उधार रहता है, मतलब बिजनेसमैन सप्लायर का उधार रहता है। तो इस तरह से जो सप्लायर है वो बिजनेसमैन का क्रेडिटर हुआ। बात समझ में आई? जो मतलब सप्लायर है वो बिजनेसमैन का क्या हुआ? क्रेडिटर हुआ। मतलब क्रेडिटर मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जिसको आप कभी पैसा देंगे, जिसका आप उधार हैं, वो आपका क्रेडिटर हुआ, जबकि जो आपका पैसा उधार है वो आपका डेटर हुआ। जैसे कोई कस्टमर आता है दुकानदार के पास में, बिजनेसमैन के पास में, वो क्या होता है, कोई भी कस्टमर आएगा वो सामान ले जाएगा और कैश नहीं देगा, मतलब उधार में ले जाएगा। ठीक है, तो वो डेटर हुआ, वो देनदार हुआ। कहने का मतलब वो बिजनेसमैन को पैसा देगा, वो देनदार हुआ। जबकि क्रेडिटर मतलब लेनदार होता है। कहने का मतलब जिसको पैसा लेना है, किससे लेना है? बिजनेसमैन से लेना है, वो क्रेडिटर हुआ। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहां पे देख लेते हैं एक बार फिर से। क्रेडिटर मतलब होता है लेनदार, डेटर मतलब होता है देनदार। ये डेटर पढ़ा जाता है, बी साइलेंट होता है, ठीक है। तो डेटर मतलब देनदार। ध्यान से देखिए यहां पे फिर से एक बार, डेटर्स क्या होता है? जो आपको पैसा देगा वो डेटर है, और जिसको आप पैसा दोगे वो क्रेडिटर है। इतना बात समझ में आई? अब दोनों मायने में जो बिजनेसमैन है वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? जब सामने वाला डेटर होगा तो बिजनेसमैन क्रेडिटर होगा, और जब सामने वाला क्रेडिटर होगा तो बिजनेसमैन डेटर होगा। ठीक है, मतलब सामने वाला क्रेडिटर तो ये डेटर, सामने वाला डेटर तो ये क्रेडिटर। बात समझ में आई? अब यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं आपका कि क्या कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे, कि जो क्रेडिटर है वो हमेशा उधार दिया है, उसको पैसा चाहिए। जो डेटर है उसने उधार लिया है, वो पैसा देगा। तो एक बिजनेसमैन का पैसा कब जाएगा, बिजनेसमैन का जो कैपिटल है वो कब खर्चा होगा? ध्यान से देना, जब बिजनेसमैन क्या होगा,
डेटर होगा तब इसका पैसा खर्चा होगा, जब बिजनेसमैन क्रेडिटर होगा तो इसके पास पैसा आएगा, मतलब इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, और जब ये पैसा दे देगा तो इसका रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो ये होता है डेटर और क्रेडिटर। बात कर लेते हैं अगले शब्द की, जो है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। रेवेन्यू का मतलब होता है कि आपने कोई भी चीज कितने पैसे में बेची। जैसे मैंने एक कलम खरीदी 10 रुपए की और उसे बेच दिया 15 रुपए का, मतलब जो परचेजिंग प्राइस थी वो 10 रुपए थी और जो सेलिंग प्राइस थी वो 15 रुपए थी। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 15 है तो रेवेन्यू क्या होगा, 15 होगा, मतलब रेवेन्यू इज द सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, वो 5 रुपए है, मतलब रेवेन्यू में से आप घटा दोगे परचेजिंग प्राइस को तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेवेन्यू। नेक्स्ट हम टर्म की बात करते हैं। अगला शब्द है जर्नल और लेजर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे काम आएगा। ये दोनों एक तरह की बुक होती हैं, इसे कह सकते हो जर्नल एक कच्ची बुक होती है, लेजर एक पक्की बुक होती है। जब कोई भी आप बिजनेस कर रहे होते हो तो ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं, और वो ट्रांजैक्शंस, अब ध्यान सुनिएगा, जैसे कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ सामान खरीदने आया, आप फार्मास्यूटिकल स्टोर चला रहे हो, आप ड्रग स्टोर चला रहे हो, उसने 2 पत्ते पैरासीटामॉल खरीद ली, 3 पत्ते कोई दूसरी दवा खरीद ली, सिफेक्जिम खरीद ली, ठीक है, या दूसरी भी ड्रग्स खरीद ली, तो कई ड्रग्स उसने खरीद लिया। तो जो वो खरीद रहा है, जो ड्रग और जितने पैसे की खरीद रहा है, ठीक है, उसको आप एक कच्चे पर्चे में लिखते हो, उस कच्चे पर्चे को हम बोलते हैं जर्नल। बात समझ में आई। और फिर जब वो चला जाता है तो उसी जर्नल को क्लासीफाई किया जाता है, क्लासीफाई करके उसे लिखा जाता है दूसरी किताब में, लेजर। तो लेजर भी एक बुक होती है, जर्नल भी एक बुक होती है, ठीक है। तो जर्नल जो होती है वो कच्ची बुक होती है, एक नॉर्मल सी बुक होती है, रफ कॉपी होती है, जबकि लेजर जो आपका होता है ये एग्जैक्ट, ये इसमें आप क्लासीफाई करके चीज़ों को लिखते हो। और ये जो बुक होती है लेजर वाली, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जर्नल के अपेक्षा। बाद में जब हम इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा ये दोनों चीज़ें क्या है। नेक्स्ट टर्म है आपका फोलियोज। फोलियो क्या होता है सर? फोलियो मतलब होता है पेज नंबर, पेज नंबर। जर्नल के अंदर में जर्नल फोलियो, लेजर के अंदर में लेजर फोलियो, मतलब वो पेज नंबर होता है। जैसे आप समझ लीजिए कोई भी ड्रग के बारे में अगर आपने लिखा है तो आगे इंडेक्स बनाओगे, जब इंडेक्स बनाओगे तो उसमें फोलियो दिया रहता है, मतलब वो पेज नंबर दिया रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो कि नरेशन। नरेशन जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। जैसे जब भी हम जर्नल और लेजर बनाते हैं तो उसमें कुछ पार्टिकुलर्स लिखते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, वो होता है नरेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब होता है अंकित करना। जैसे मान लीजिए लेजर और जर्नल में कुछ लिखना है तो उसको हम बोलेंगे पोस्टिंग करना। जैसे मान लीजिए कहता है कि जितनी भी आपने ड्रग्स खरीदी, जितनी आपने लिस्ट बनाई है, उसको लेजर में पोस्ट कर दो, तो उसका मतलब होता है अंकित करना या पोस्टिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट होता है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है। ऐसा नहीं कि कला बनाना नहीं होता, ड्राइंग का मतलब होता है बाहर निकालना। जैसे कि जब भी जो बिजनेस है, बिजनेसमैन का की अपनी फैमिली है, उसको भी कभी कभी पैसे का काम लगता है। तो अगर वो बिजनेस के अंदर से कोई पैसा निकाल रहा है, कैश निकाल रहा है, एसेट निकाल रहा है, या कैपिटल तो नहीं निकाला जा सकता, ठीक है, एसेट निकाल रहा है या फिर वो अपना कैश निकाल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग, ठीक है। वो उसका भी कुछ काम रहता है। अब 3 टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अकाउंट, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंट्स क्या होते हैं? अकाउंट्स वो सारी चीज़ें होती हैं जो भी ट्रांजैक्शंस हम बुक्स में लिखते हैं उसे बोलते हैं अकाउंट, मतलब वो पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। और अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? यही अकाउंट्स बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। और अकाउंटेंसी क्या होती है? इट इज एन अ साइंस, ठीक है। ये एक प्रकार का साइंस है अकाउंटेंसी, जिसके अंतर्गत जो अकाउंटिंग प्रक्रिया होती है वो की जाती है, ठीक। और लास्ट में बता दूं अकाउंटेंट वो होते हैं जो अकाउंटिंग की प्रक्रिया करते हैं, जैसे सीए होते हैं, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स थे, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि आपके लिए ज़रूरी थे। इसका मैंने एक वीडियो बनाया था, बस इसको किसी कारण से प्राइवेट कर दिया गया और मुझे दूसरा वीडियो इसका बनाना पड़ा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें टर्म्स, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अब पेपर होने वाला है और मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे भी बच्चे आएंगे, आगे भी स्टूडेंट्स आएंगे, उनके लिए भी वीडियोज़ हैं और आपके लिए आगे भी काम आएगा जब आप
कोई बिजनेस करना शुरू करोगे या बिजनेस करोगे या अकाउंटिंग करोगे किसी कंपनी में, तो वहां पे ये आपके काम आएंगे। तो इसलिए आप इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शंस के बारे में, कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में छोटा सा वीडियो होगा। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को, और हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा।